हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 10 ऑफ वेव ऑप्टिक्स। और इसके अंदर हम एक नए फिनोमिना को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो इंटरफेरेंस, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट टाइप में इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो जब हम थिन फिल्म इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, ज़रा उसके बारे में हम बात करेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। और कुछ चीज़ें जो जैसे याद करी हुई थी हमने, उनमें कुछ चेंजेस आएंगी, मैं आपको बताऊंगा कैसे। एक दो बातें पहले अंडरस्टैंड करनी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम समझते हैं ज़रा अच्छे से। क्या जब भी कोई वेव रिफ्लेक्ट होती है, ध्यान देना प्लीज़, ठीक है, एक रे आती थी जो रिफ्लेक्ट होती थी। अब यहां से रिफ्लेक्ट जब होती है, ये पढ़ा है हमने 11th क्लास के वेव्स में। तो जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो ये अपना फेज चेंज कर देती है। मतलब इन दोनों के फेज डिफरेंस में कितना डिफरेंस आता है, कि फेज में कितना डिफरेंस आता है, पाई का। पाई को हम पाथ डिफरेंस की लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, λ/2 का। ये मैंने आपको बताया हुआ है, एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। दूसरे इसके साथ ही हमें यह भी मालूम है साइमल्टेनियसली कि जब रिफ्रैक्शन भी होती है ना किसी सरफेस से, जब आप रिफ्रैक्शन जैसी चीज पढ़ते हो, मैं आपको बताता हूं, यहां से मतलब रे आई, वो ट्रांसमिट कर गई अंदर की तरफ, रिफ्लेक्ट हो गई, अंदर चली गई। लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट भी होती है। जैसे आप अपनी विंडो पेन्स की बात करो, जो जिसको पीछे से आपने पेंट नहीं किया है, हल्की सी तस्वीर आपको उसमें अपनी भी नजर आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रॉपर नहीं नजर आती जितनी आपको प्लेन मिरर में, सॉरी मिरर के केस में नजर आती है, वैसी इमेज नजर नहीं आएगी, ब्लर्ड आएगी, काफी हल्की आएगी, बट आती तो है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां रिफ्रैक्शन भी हो रही है और रिफ्लेक्शन भी हो रही है। तो वही हम अब बात करेंगे कि अब जो रिफ्रैक्शन की बात करेंगे ना, वहां पे हमने क्या देखना है कि जब भी एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की बात अगर करूं, तो जब रे आती है और रिफ्लेक्ट करती है तो उधर भी पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। बट दिस इज नॉट ट्रू व्हेन इट इज द केस ऑफ क्या, व्हेन इट इज द केस ऑफ डेंसर टू रेयरर मीडियम। डेंसर टू रेयरर मीडियम के केस में भी रिफ्लेक्शन होगी, बट देयर विल बी नो फेज डिफरेंस। ये छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई, दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग, रादर कैलकुलेटिंग द पाथ डिफरेंसेस एंड द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस पैटर्न्स। जब हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके अंदर ये जो दो इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस, एक ये इंपॉर्टेंट डिस्कस होना है जो मैंने आपको अभी बताया, एक कि पाई का कब इंट्रोड्यूस होता है फेज डिफरेंस, रिफ्लेक्शन के टाइम पे, but not everywhere. It is when the ray is coming from rarer to denser medium, when the ray is coming from rarer to denser medium, rather the surface जो है, जहाँ पे रे जो है वो रेयर मीडियम से एंटर करके डेंसर मीडियम में जाने की ट्राई करती है, लेकिन रिफ्लेक्शन होती है, तो उस टाइम पे पाई का फेज डिफरेंस उसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा। जो रे जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी, जो रे रिफ्लेक्ट करेगी उसमें, और जो ओरिजिनल रे में है उसमें λ/2 का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये प्लीज याद रखना है आपने, एक बात ये। और दूसरा, ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, आपको याद होना चाहिए कि किसी म्यू मीडियम के, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में अगर कोई रे एंटर करती है फ्रॉम एयर, तो इट विल ट्रेवल म्यू टाइम्स मतलब अगर वहां पे एल ट्रेवल करती है, तो अगर उसका मतलब, इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ की बात हमने पहले पूरे वीडियो में की हुई है, लेकिन मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये देखो, रे मतलब यहां से एंटर करी, कहां से, एयर से, एक ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। जब ये इधर आई, जब ये म्यू वाले में एंटर करी, ठीक है, और यहां पे ये टी थिकनेस की आपकी ये लेयर है, इसमें से एंटर करेगी, तो ये म्यू टी डिस्टेंस हम बोलेंगे, इसकी इसकी ये लेंथ कितनी है, म्यू टी, व्हेन
जब मैं बोल दिया म्यूटी, मतलब आई मीन टू से यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि मैं इसको भी एयर मान सकता हूं। अब ऐसा बोल लो, मैं इसको भी एयर मान सकता हूं और इस टी की जगह क्या लिख दूंगा, म्यूटी, मतलब इसकी इसकी विड्थ कितनी मान लूंगा, म्यूटी। आप ऐसा भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर मैं उसको एयर मान लूं, इक्विवेलेंट टू एयर मान लूं, तो आप थिकनेस को टी नहीं बोलो, फिर म्यूटी बोलो, और जो रे यहां से चल के आई ऑब्वियसली वो फिर कितनी चली, म्यूटी टाइम म्यूटी चली। मैंने पहले भी बताया आपको ये किसके ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ का जो वीडियो पिछली बार बनाया था उसके अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं। थिन फिल्म इंटरफेरेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका बेसिक मैंने थोड़ा आपके साथ डिस्कस कर लिया, ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होने हैं इसलिए मैंने पहले ही वो आपसे बात कर ली। थिन फिल्म इंटरफेरेंस, और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इस थिन फिल्म इंटरफेरेंस के कारण प्रैक्टिकली आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। कभी आप ऐसे रोड पे देखोगे, रोड पे ज़्यादातर देखने को मिलता है, रोड के ऊपर कभी कभी ऐसे ऑयल गिरा होता है, वाटर और ऑयल मिक्स हुए पड़े होते हैं, तो आप उसको किसी एक पर्टिकुलर जगह से देखो तो आपको लगता है कलर्ड पानी है वो, अगर आपने फील किया हो तो एक जगह वो देखा है। और कभी सोप बबल बनता हुआ अगर आपने देखा हो, सोप बबल को मतलब सोप बबल को देखो तो कई बार उस पर पूरा पूरा आपको रेनबो बनता हुआ दिखाई देता है, कलर्ड दिखाई देते हैं। तो वो बेसिकली यही थिन फिल्म इंटरफेरेंस है। इतनी बात याद ज़रूर रखना प्लीज़ कि वो जो आपको ऑयल कलर्ड दिखाई देता है, जो सोप बबल पे आपको कलर्ड दिखाई देता है, कलर्ड मतलब वही रेनबो जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, विबग्योर, वो जो दिखाई देता है दैट इज इंटरफेरेंस एक्चुअली, दैट इज इंटरफेरेंस। वो इंटरफेरेंस उसका रीज़न है, ठीक है। वो कैसे रीज़न है उसको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप बस इतनी बात अंडरस्टैंड कर लो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो कैसे आपको दिखता है, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग इतनी बात आप याद रख लो कि वो जो फिनोमिना है दैट इज़ नॉट डिस्पर्शन, दैट इज़ नॉट द रेनबो फिनोमिना, दैट इज़ एक्चुअली इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। वही फ्रिंजेस वाली बात है वहाँ, ठीक है। इतनी बात आप अपने माइंड में रख सकते हो, क्योंकि ये भी कई बार याद रखने से भी आपका बहुत काम चल जाता है। तो दिस इज थिन फिल्म इंटरफेरेंस। जब मैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस की अब बात कर रहा हूं तो अब देखना जरा कैसे मैं बात करूंगा, इंटरफेरेंस कैसे हो रही है, इसका क्या मतलब है। देखो मैं बताता हूं, एक रे किसी सोर्स से, ठीक है, एक रे किसी सोर्स से आई, और या दो सोर्सेज मान लो, या एक सोर्स से मल्टीपल रेज मान लो, यहां आई, क्या क्या हो सकता है इस रे के साथ। ये रे जो है ये यहां से, एक ही सोर्स है, सोर्स दो नहीं है, सोर्स एक ही है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर चलेगी, फाइन, चलेगी जी, मान लिया। ये एयर है, ध्यान देना प्लीज, ये एयर है, ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मीडियम है जिसकी थिकनेस जो है वो टी है, एंड अगेन यहां पे एयर है, ये भी बात याद रखना। ये जो सोर्स है इससे एक और रे आई, इसी सोर्स से एक और रे आई, एक रे थोड़ा इन्फिनाइट रेज है ऐसी, हम तो सिर्फ दो डिस्कस कर रहे हैं। एक और रे आई जो ट्रांसमिट करके यहां चली गई, और फिर यहां से, ध्यान देना प्लीज, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां गई और इसके साथ मिली, और यहां पे इन दोनों की क्या हुई, इंटरफेरेंस। ये समझना है हमने। अब जो यहां पे इंटरफेरेंस हुई वेव्स की, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, वो डिपेंड किस पे करता है, पाथ डिफरेंस पे। डिपेंड किस पे करता है, पाथ डिफरेंस पे। अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा हुआ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर पाथ डिफरेंस 2n-1, कितना, अगर पाथ डिफरेंस 2n-1/2 लैम्डा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपके साथ सारी बात डिस्कस हुई है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाथ डिफरेंस है कितना। सारी गेम किस पे है, पाथ डिफरेंस की कैलकुलेशन पे। वो बात तो बिल्कुल सेम रहेगी जो हम इंटरफेरेंस की सीखते आ रहे हैं। क्या, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस मस्ट बी 2 पाई, 2n पाई,
2n पाई की जब मैं बात करूंगा तो उसको जब मैं कन्वर्ट करता हूं किसके बीच में, पाथ डिफरेंस में, तो वो आ जाता है 2 पाई की जगह लैम्डा। बड़ी बार बताया मैंने आपको, दैट मीन्स की n लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, पाथ डिफरेंस की अगर बात करूं और फेज डिफरेंस की बात करूं तो लैम्डा बाई 2 की जगह आप पाई बोलो, दैट्स इट। और कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, 2n-1 पाई। लेकिन पाई की जगह जब आप लैम्डा बाई 2 लिखते हो तो कन्वर्ट कर दो उसको, तो सिंपल मैंने ये सब बात बताई है आपको। लेकिन यहां पे जरा पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये कितना चला ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला कितना चला, ये कैलकुलेशन हम करने जाते हैं यहां। तो हम पहले बोलेंगे, पहले ग्रीन वाले की बात नहीं, पहले ब्लू वाले की बात करते हैं, ये कितना चला। देखना ध्यान से, जो ये 1 2 नाम दे देते हैं ना, 1 2, तो 1 कितना चला, इसको लिख देते हैं S1। S1 कितना चला, S1 चला, इसको ये डिस्टेंस x मान लो, x प्लस, चला तो वो x ही है, लेकिन यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि यहां पे लैम्डा का क्या हो जाता है, फेज डिफरेंस बताया था आपको। दैट मीन्स कि लैम्डा इसमें ऐड हो जाएगा, लैम्डा नहीं, लैम्डा बाई 2, लैम्डा नहीं, लैम्डा बाई 2, या मैंने बोलना पाई था एक्चुअली, दिस इज इक्वल टू पाई। फेज डिफरेंस की लैंग्वेज में बात करूं तो पाई, ऐसे क्या, लैम्डा बाई 2 यहां आएगा, यहां नहीं आएगा, जीरो फेज चेंज। क्यों जीरो फेज चेंज, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो इसलिए यहां पे लैम्डा बाई 2 आएगा, यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। ये बात हमने समझनी है। सबसे पहली बात यहां पे ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया कि ये वाली रे जो है ना, ये तो चल के आई, ठीक है, एक्स चल के आई, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होके यहां गई तो इतना चल के आई थी, इधर टक्कर खाने के बाद ये ऊपर कितना चली है, ये बिल्कुल जीरो है। ये जो ऊपर मैं बना रहा हूं सिर्फ दिखाने के लिए आपको, लेकिन ये लगभग जीरो है। इधर ही इंटरफेरेंस हो जानी है उसी मोमेंट पे उधर ही। तो ये डिस्टेंस नहीं आपने लेना है, ये डिस्टेंस नहीं कंसिडर, और अगर कर भी लोगे तो दूसरी रे भी उतनी चली है, तो इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली, ये एक्स भी कैंसिल हो जाना है। इंपॉर्टेंट इसमें यह बात है कि जब यहां से चली तो ये जो ऊपर वाली गई तो ये अल्टीमेटली एक्स प्लस कितना आया, प्लस ये वाला, ये लैम्डा बाई 2। तो इतना पाथ इसका टोटल बन गया। इसका टोटल पाथ क्या बना, फर्स्ट वाली का एक्स प्लस लैम्डा बाई 2। और S2, ध्यान देना यहां पे ये पहला कॉन्सेप्ट जो आपको दिया मैंने आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वो आ गया। और S2 कितना आएगा, x प्लस, मैं लिख रहा हूं आपको पूरा समझ आएगा, 2 म्यू टी। मैंने आपको बोला था पहले ही कि इसको आप म्यू टी लिख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कितना चल के आया, ये भी नहीं लिया, ये लेना जीरो है तो कोई टेंशन नहीं। तो ये कितना चला, 2t, ऐसे लगता है 2t, लेकिन आपको मालूम है ये एयर नहीं है, तो एयर के लिए लिखना है तो आपको किसको क्या लिख दोगे, म्यू टी। तो सीधा क्या बन गया, 2 म्यू टी। और अल्टीमेटली S2 ज्यादा है S1 से, तो मैं लिखूंगा पाथ डिफरेंस क्या बन गया, पाथ डिफरेंस क्या बन गया आपका, 2 म्यू टी माइनस पाई बाई 2। मैं बोलता पाई हूं बड़ी बार यार, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। तो ये आपका पाथ डिफरेंस बना। आगे की स्टोरी सेम, पाथ डिफरेंस निकालना इंपॉर्टेंट था, आगे कोई इतना खास मुश्किल नहीं है। बाकी आगे फॉर्मेलिटी बची है, क्योंकि मुझे मालूम है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या स्टोरी है वो आपको पता है। तो जब आपने पाथ डिफरेंस, मैं इधर ऐसे लिखूंगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसी के कॉन्टिन्यूएशन में, बाकी आपको आता है मुझे मालूम है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा, यानी कि 2 म्यू टी जो आपने पीछे डिराइव किया माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, और अल्टीमेटली बन गया 2n+1 अपॉन 2 लैम्डा। ये बन गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला। ये कंस्ट्रक्टिव का बना, वो नहीं बना एन लैम्डा वाला, डिस्ट्रक्टिव जैसा दिख रहा है, इसलिए रट्टा मार के काम ही नहीं चलता। हाँ, रट्टा इसको मारो, इसका भी कॉन्सेप्ट है पीछे, बट इसको याद कर लो। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या लिखेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लिखेंगे डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। डेल्टा एक्स किसके बराबर निकाला था तुमने? 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2, अभी निकाला ना हमने पीछे, इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2। सो व्हाट कम्स आउट टू बी, क्या बना ये, क्या बना? लैम्डा बाई 2 कैंसिल, सो 2 म्यू टी मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा, ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, बस उल्टा बन गया ना। वहां जो आपको दिखाई दे रहा था उससे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट दिखाई, म्यू भी आ गया इधर, बिल्कुल डिफरेंट है उस चीज़ से, उससे बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, लेकिन आपको इसमें समझने में ये आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी जो मैंने आपसे अभी बात की। तो ये इसमें मेन कहानी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी तरह से बिल्कुल इस पर भी ऑपरेट करना है। लैम्डा 1 सबसे डेंस, म्यू 1 सबसे डेंसर है, म्यू 2 उससे कम, यानी डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है। तो आपको मालूम है डेंसर से रेयरर पे कोई फेज चेंज नहीं होता, पहली बात तो याद रखना। रे यहाँ से आई, यहाँ मुड़ जाती है, ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से आई, एक्स चली, ये भी आपको मालूम है, आप जल्दी करेंगे थोड़ा। एक और रे हमने ली, यहाँ से ये भी यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हुई, ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, ये दूसरी जगह यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ चली गई। ठीक है, यहाँ पे क्या फेज चेंज होगा? नहीं होगा। क्या यहाँ होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डेंसर है, ये रेयरर है। इसके कंपैरिजन में बात करें तो ये डेंसर है, ये रेयरर है। ठीक है, ये समझ आना चाहिए अब आपको। ठीक है, तो फेज चेंज नहीं होगा, फेज चेंज नहीं होगा, लेकिन एक बात याद रखनी है, ये आपकी थिकनेस कितनी है? टी है। आपने जो भी आंसर लिखना है आपने म्यू 1 की टर्म्स में लिखना है, याद रखना। जहाँ पे आपका सोर्स होता है ना, जहाँ से आप देख रहे हो, जहाँ से आपकी चल रही है, वहीं पे आपने उसी की टर्म्स में लिखना है। यानी कि यहाँ पे इस जगह आपका लैम्डा कितना है? लैम्डा 1। एक बात समझना, और ये जो थिकनेस है वो किसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हो? म्यू 1 की। ये भी मैंने आपको ऑप्टिकल और जब वो डोमेट्रिकल वाला करवाया था तब बताया था। ये किसके बराबर हो जाएगा? टी। ये टी किसके बराबर हो जाएगा? इट कम्स आउट बिकम्स म्यू टू अपॉन म्यू 1। वहां पे नहीं हम लिखते म्यू, वहां पे एयर का 1 होता है ना, इसलिए वहां पे म्यू 1 नहीं दिखाई देता आपको। ठीक है, तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 टी, जब हम इसको अगर एयर मान लें तो। ठीक है, इट बिकम्स, इसको ऐसे इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए, गलत लगता है। ये यहां पे ऐसे डालो और इसको लिखो, इट बिकम्स म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इंटू टी। समझ आ गई बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो है, अब देखते हैं डिस्टेंसेस कितने चले। आपको मैं फर्स्ट का डिस्टेंस लिख के दे रहा हूं, S1 मैंने पहले भी बोला, अब दोबारा आपको S1 बोल देता हूं। जो S1 है आपका वो किसके बराबर है? S1 इक्वल टू है x, बस x ही है, क्योंकि वो नहीं ना आया फेज डिफरेंस यहां पे, पिछली बार x प्लस लैम्डा बाई 2 आया था, यहां नहीं आएगा। S2 कितना? x प्लस 2 म्यू 2 अपॉन म्यू 1, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 टी। लो भाई, कुछ नहीं है, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये भी अब क्या करना है इसके आगे वही करना है जो आपने पहले किया था। क्या, कितना आ गया आपका पाथ डिफरेंस? आपका पाथ डिफरेंस आ गया, सिंपल है, देखो आपका पाथ डिफरेंस आ गया डेल्टा एक्स किसके बराबर? 2 म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इंटू टी, बस। ठीक है, फिर फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव खुद लिखो। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस खुद लिखना आपको आना चाहिए, खुद लिखना, वही सेम आएगा। यही आपसे आंसर बन गया, तो यही तो आपका आंसर बन गया। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, इसके लिए एन लैम्डा, इसके लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2, खत्म हो गया। अब ये नेक्स्ट केस आ गया बिल्कुल उससे उल्टा, म्यू 1 लेस देन म्यू 2 लेस देन म्यू 3। सब समझ आ रहा है आपको? देखो कितने इंटरेस्टिंग बनेगा, फिर से आप बना सकते हो। इस बार रेयरर से डेंसर में एंटर करने वाले हो तो आपका वो पंगा डालेगा कौन? लैम्डा। ठीक है, और अच्छा खासा पंगा डालने वाला है इधर, वो भी देखना है हमने। यहां से आया, यहां, यहां। ठीक है,
आ गया। और दूसरा यहां से आई, यहां रिफ्लेक्शन कहां हुई, यहां, इसमें रिफ्लेक्शन कहां हुई, यहां, कौन से सरफेस पे हुई, रेयरर डेंसर, तो लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू ऐसे लिख दो। बस आपको पता चल जाता है कि लैम्डा बाई टू जो एक्स्ट्रा चला है, बस इतना बोलना है, वो लैम्डा बाई टू एक्स्ट्रा चला है। एक तो ये एक्स्ट्रा हो गया। दूसरी आपको पता है क्या, कि ये जो टी है भाई साहब, ये टी नहीं है, ये जो है भाई साहब ये टी है, ये टी। अच्छा, यहां पे अब आप लैम्डा वन लिखोगे और यहां पे आप लैम्डा टू लिखोगे, लैम्डा वन लिखोगे और यहां लैम्डा टू लिखोगे, ध्यान दो। यस, लैम्डा वन और लैम्डा टू लिखोगे, लैम्डा वन नहीं लिखोगे, लैम्डा वन और एक जगह लैम्डा टू लिखोगे। पिछली बार ऐसा चक्कर पड़ा नहीं, पिछली बार ऐसा चक्कर पड़ा नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो 0 0 था, तो इसलिए पिछली बार आपको दिखाई नहीं दिया ये। तो यहाँ पे लैम्डा वन लैम्डा टू लिखा, और टी क्या बन गया, टी वही बना, म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू टी बन गया। ये सारी कहानी इधर बन गई। S1 लिख रहा हूँ मैं, S1 देखना अच्छे से, S1 इक्वल टू लिखा मैंने x प्लस लैम्डा वन अपॉन टू, एक्स प्लस लैम्डा वन अपॉन टू। दिस इज द पार्ट, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। कितना आया, x प्लस लैम्डा वन अपॉन टू। पहली बात तो ये समझना, ठीक है जी, हमें समझ आ गया। S2 थोड़ा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, ध्यान से करेंगे। S2 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 देखना, x प्लस टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू टी, बिल्कुल जी समझ आ गया। फिर प्लस एक और है लैम्डा टू। एक और बात समझो, ये जो लैम्डा टू चला ना, ये भी किस मीडियम में चला है, इधर इस मीडियम में हुआ ना ये लैम्डा टू इसमें इंट्रोड्यूस, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा आप ध्यान से देखना प्लीज। इस मीडियम में आने के बाद इसलिए उसको क्या लिखना पड़ेगा, उसको भी जैसे टी को मल्टीप्लाई किया ना आपने किसके साथ, म्यू टू अपॉन म्यू वन के साथ, इस लैम्डा को भी करना पड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है, इंटू लैम्डा टू अपॉन टू, लैम्डा टू अपॉन टू। थोड़ा अच्छे से लिख लेना, थोड़ा मैंने गन डाल दिया, आप अच्छे से लिखना इसको, ठीक है। म्यू टू अपॉन म्यू वन लैम्डा टू अपॉन टू, ये बन जाएगा किसका, इसका, ठीक है। तो x प्लस ये सब मैंने लिखा। अब कहानी सिर्फ ये है कि भाई हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर नहीं पा रहे, क्योंकि लैम्डा टू ने पंगा डाल के रखा हुआ है सारा। हम क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट कर पा रहे, क्योंकि लैम्डा टू ने पंगा डाल के रखा है। तो लैम्डा टू को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लैम्डा वन की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, और उसमें हम रिलेशन यूज़ करेंगे, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन। म्यू टू अपॉन, उल्टा लिख दिया, गलत लिखा, सॉरी। म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू, ठीक है। लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू, ये रिलेशन यूज करूंगा, जिससे मैं लैम्डा टू को भी क्या बना दूंगा, लैम्डा वन, ताकि मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर पाऊँ फिर पाथ डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है। देखो S1 S2 मैंने निकाले थे, ये वाले लिख दिए। अब मैं क्या लिखूंगा देखना, x प्लस टू म्यू टू अपॉन म्यू वन टी प्लस लैम्डा टू की जगह क्या लिखूंगा, म्यू वन अपॉन म्यू टू, वो जो रिलेशन मैंने पीछे लिख के दिया आपको, इंटू लैम्डा वन, ठीक है, इंटू म्यू टू अपॉन म्यू वन, और अपॉन टू भी आएगा, ठीक है। यहां से ये कैंसिल हो जाता है, कौन कौन, ये कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल, ये टी लिखा हुआ है हमने, ठीक है। और अल्टीमेटली आपका जो आंसर आया ना, मैं आपको बताता हूँ, जब आप S2 माइनस S1 करोगे तो अल्टीमेटली x भी कैंसिल हो गया, लैम्डा वन अपॉन टू और लैम्डा वन अपॉन टू भी कैंसिल हो गया, और अल्टीमेटली आपका आंसर जो आया वो बड़ा सिंपल आया। जितना कॉम्प्लिकेटेड इसकी कैलकुलेशन थी उतना आंसर कॉम्प्लिकेटेड नहीं आया। डेल्टा x कम्स आउट टू बी टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू टी, और फिर उसके आगे आप कर सकते हो कि टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा वन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लैम्डा वन की टर्म्स में लिखते हैं, जहां पे सोर्स है आपका उसी की टर्म्स में लिखते हैं, हमेशा याद रखना। और टू म्यू टू अपॉन म्यू वन
इंटू टी इज इक्वल टू 2n-1 अपॉन 2 इंटू लैम्डा 1 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये इंटरफेरेंस लिखना है यार, आई ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, ये इसकी कहानी है जिसको आपने बड़े अच्छे से सीखना है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कुछ नहीं, बाकी कोई डेरिवेशन कुछ मुश्किल नहीं थी, कोई इसमें पंगा नहीं था। ठीक है, कोई इतना खास मुश्किल कुछ नहीं था इसके अंदर, आपको ये बात सिंपली समझ आनी चाहिए थी। ठीक है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम छोटा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, मैंने जो सोप सोल्यूशन के बारे में भी आपको कलर्ड का बताया, उसके बारे में थोड़ी सी बात आपके साथ कर लेता हूँ। 2-4 मिनट बचे हैं हमारे पास। देखो, इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, और कि जो आपका सोप सोल्यूशन होता है, जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप जब सोप के बीच में किसी हॉलो फ्रेम को डालते हो तो उसमें एक ऐसा सोप सोल्यूशन बनता है ना। लेकिन पता क्या होता है, आपको दिखाई देता है कि वो जो है उसकी थिकनेस बिल्कुल बराबर है। ठीक है, उसकी थिकनेस आपको क्या दिखाई देती है, यहाँ से कोई देखेगा तो उसको थिकनेस नज़र आएगी ना। ठीक है, यहाँ से जो देखेगा उसको थिकनेस नज़र आएगी, यहाँ से जो देखेगा उसको थिकनेस नज़र आएगी, साइड से देखें कितना मोटा है। नीचे ना वेट के कारण उसके यहाँ पे नीचे थोड़ा मोटा हो जाता है, और जो यहाँ से देख रहा है ना उसको कैसा दिखाई देता है, ये ऐसा दिखाई देता है। नीचे थोड़ा मोटा, ये मेरा बहुत ज़्यादा मोटा, वहाँ इतना मोटा नहीं बनता, लेकिन थोड़ा मोटा बनता है। ठीक है, पतली सी तो वो होती है सोप सोल्यूशन, बिल्कुल पतली सी सोल्यूशन, लेकिन वेट के कारण ना नीचे नीचे वो हैवी बनती है, क्योंकि सारा पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है, तो इसलिए वो थोड़ी सी थिकनेस नीचे से ज़्यादा बनती है, इसलिए इसकी थिकनेस वेरिएबल है। मतलब हमने जो केस पढ़ा ना पहला, सबसे पहला, एयर ये अगर ऐसा थिकनेस हो, हमने थिकनेस अभी तक क्या ली थी, कांस्टेंट ली थी ना, अगर ऐसी थिकनेस हो, और ऐसी है प्रैक्टिकली, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और उसका वो सोप सोल्यूशन का अपना म्यू होगा, और फिर यहाँ पे एयर है, और हमने जो डिराइव किया था वो मैं आपको बताता हूँ वो किसके बराबर था, वो था 2 म्यू टी इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 2n+1 अपॉन 2 लैम्डा बाय लैम्डा डिस्ट्रक्टिव, सॉरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये हमने डिराइव किया था। 2 म्यू टी इज इक्वल टू दिस। अब यहां पे टी तो वेरिएबल है, यहां टी तो हर जगह अलग अलग है। अगर टी हर जगह अलग अलग है, ध्यान से सुनना, टी हर जगह अलग अलग है, तो लैम्डा की बात करें जरा, कि किस लैम्डा पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। मतलब देखो, मतलब टी के चेंज होने से, मतलब टी के चेंज होने से अगर यहां पे जिस लैम्डा पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला, किसी और लैम्डा के लिए यहां पे मिलेगा, किसी और लैम्डा के लिए यहां पे मिलेगा, इसलिए वायलेट, इसलिए जहां पे कम थिकनेस है वहां पे कौन आता है, कम थिकनेस, मतलब लैम्डा किसका काम है, लैम्डा किसका काम होता है, वायलेट का, लैम्डा किसका काम है, वायलेट का, तो वायलेट वाला कम थिकनेस पे मिलेगा। इंडिगो वाले का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहां आएगी, ठीक है, ज्यादा, उससे ज्यादा थिकनेस पे। और इसी तरह से विबग्योर आपको मिलता है, थिकनेस चेंज होने से अलग अलग लैम्डा के लिए किस थिकनेस पे आपको किस जगह आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला, किस जगह आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला, किस टी की वैल्यू पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला, दैट इज डिफरेंट एवरीवेयर। ये हमने अब बात यहां पे समझनी थी, और इसी के कारण आपको पूरा विबग्योर यहां नजर आता है, और वो कलर्ड नजर आता है। ठीक है, ज़्यादा थिकनेस पे आपको रेड आएगा और कम थिकनेस पे आपको वायलेट आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन इस मैथमेटिक्स को अगर आप समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि थिकनेस की वैल्यू चेंज होने से आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो एक जगह नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिफरेंट डिफरेंट, अगर हम व्हाइट लाइट फेंकेंगे तो सिंपल बात ये समझना, व्हाइट लाइट फेंकी, व्हाइट लाइट मतलब कंपोज्ड ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, 7 लैम्डा हैं उसके अंदर कंपोज्ड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। उन सब के लिए अल्टीमेटली हर जगह थिकनेस डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण आपको हर कलर आपको वहां दिखाई देगा, और हर कलर डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस पे दिखाई देगा, अलग अलग जगह दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट ये है, एक ही जगह दिखाई देता फिर से वाइट दिखाई देना था, लेकिन अलग अलग जगह दिखाई देगा, और अलग अलग जगह दिखाई देने के कारण हमें वो सातों कलर नजर आते हैं, और वो एक बड़ा प्यारा सा कलर बनते हैं वहां पे। और इसलिए हम बोलते हैं वहां पे दिस observation is not due to any dispersion or rainbow type phenomena. This is actually because of this thin film interference, or simply you can say it is because of interference. Just remember it. Thank you so much.